A very good morning to all of you. Lawpedia is back with another PPT, and this time we are coming up with the issue sections on cash transactions restrictions under the Income Tax Act 1961. जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आजकल कैश ट्रांजैक्शंस काफी होती हैं बिजनेसेस में, उसी को रिलेटेड इनकम टैक्स एक्ट में कुछ रिस्ट्रिक्शंस और कुछ डिसअलाउंसेस रखी गई हैं। तो आज हम इस पीपीटी के थ्रू, इस वीडियो के थ्रू उन्हीं कुछ सेक्शंस को जानने की कोशिश करेंगे। जैसे कि हम इस लिस्ट में देखते हैं तो हमारे पास कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जो ये बता रहे हैं कि इन आपके ऊपर जो कैश ट्रांजैक्शंस आप कर रहे हैं उन पे कोई ना कोई पेनल्टी या कोई ना कोई डिसअलाउंस लगेगी। अगर हम पहले 4 सेक्शन को देखते हैं, 271D, 271DA, 271DB, 271E, ये बात करेंगे पेनल्टी के ऊपर और जिनको भी हम आगे डिटेल में समझेंगे। और उससे अगली 48(3), 32, 35AD, 80D, 80G एंड 2GGC ये बात करेंगे डिसअलाउंस की। तो अगर हमने कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसी की हैं जिसमें कैश इन्वॉल्व होगा तो उस कैश को, और जो लास्ट 44AD का सेक्शन है वो हमें कुछ बेनिफिट देगा अगर हम कैश ट्रांजैक्शन से दूर भागते हैं। तो आइए समझते हैं कि ये सेक्शंस क्या बोलते हैं। सबसे पहले हम 271D को लेते हैं। 271D किसके बारे में बात कर रहा है? 271D कहता है कि अगर मैंने किसी से भी कोई लोन, कोई डिपॉजिट या कोई स्पेसिफाइड सम लिया जो कि 269 SS की प्रोविजंस के कॉन्ट्रवेशन पे है, कि जो 269 SS में लिखा हुआ था उसके अकॉर्डिंग आपने नहीं किया, तो भाई आपके ऊपर 271D की पेनल्टी लग जाएगी। और पेनल्टी अमाउंट कितनी है? जितना मैंने वो लोन लिया। सो अगर मैंने 50,000 लोन लिया और वो 269 SS की प्रोविजंस के अकॉर्डिंग नहीं है तो भाई मेरे ऊपर 50,000 की इनकम टैक्स पेनल्टी लगा देगा। तो मेरे लिए जानना ये बहुत जरूरी है कि 269 SS क्या है। 269 SS क्या कहता है? 269 SS कहता है कि भाई अगर अमितोष ने किसी से भी पैसा लेना है, कोई डिपॉजिट, कोई लोन या कोई स्पेसिफिक सम लेना है, तो भाई अगर वो 20,000 से ऊपर का होगा तो भाई उसको कैश में नहीं ले सकता, उसको तो अदर देन कैश लेना पड़ेगा। कहने का मतलब कि या तो वो अकाउंट पे चेक ले, बैंक ड्राफ्ट ले या इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम से ले, इवन बेरर चेक नहीं यहां पर चलेगा। तो अगर मैं किसी से भी 20,000 से अधिक की अमाउंट, और वो एग्रीमेंट अमाउंट है, मुझे मेरा दोस्त हर 2 दिन बाद 10-10 हजार दे ही जा रहा है बार बार, और महीने में 1 लाख दे दिया और सारा कैश दिया, तो मेरे ऊपर ये 271D की पेनल्टी लग जाएगी। तो इसी को 269 SS कहता है, क्योंकि वो प्रमोट नहीं करना चाहते। यहां पर भी कैश ट्रांजैक्शन होगी, वहां पे आइडेंटिटी का इशू रहेगा ही रहेगा कि मुझे पैसा किसने दिया। तो टू मेक इट मोर ट्रांसपेरेंट ये सेक्शंस को लाया गया है। तो 269 SS कहता है कि अगर मैंने किसी से भी कोई डिपॉजिट, कोई लोन या कोई सम लेना है तो इट शुड बी इन ए मोड अदर देन कैश। और अगर 20,000 से कम है तो मैं कैश ले सकता हूँ। मुझे कोई एक इमरजेंसी आ गई, मुझे 10,000 रुपए चाहिए थे, मैं अपने दोस्त के घर गया और 10,000 रुपए कैश ले आया, तो क्या मेरे ऊपर ये पेनल्टी लगेगी? नहीं लगेगी, क्योंकि मैंने 269 SS का डिफॉल्ट नहीं किया। ठीक है जी। तो अब अगर हम इसमें डिपॉजिट और लोन, तो अपने को समझ आता है कि यार डिपॉजिट मतलब किसी ने मेरे पास, मैंने किसी से जमा ले ली, लोन मतलब किसी से मैंने उधारी ले ली। अब ये स्पेसिफिक सम क्या है? ये जो स्पेसिफिक सम है ये 1/6/2015 से इनकम टैक्स एक्ट में लाया गया, और इसने कहा कि अगर हम अब 1/6/2015 से कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी बेचेंगे और उसके कारण मुझे पैसा मिल रहा है, मेरा घर था, मेरी जमीन थी, मैंने वो बेची और उससे मुझे पैसा मिला, तो वो भी आज की डेट में मैं कैश की ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता। जैसे कि पहले क्या होता था कि एग्रीकल्चर लैंड्स थी, तो जमींदार वगैरह थे, जो फार्मर्स थे, वो अपनी जमीनें बेचते थे तो वो कैश ले लेते थे। 1/6/2015 के बाद रजिस्ट्री अमाउंट, जो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू है, वो भी मुझे अदर देन मोड ऑफ कैश लेनी ही पड़ेगी। तो चाहे एडवांस हो जमीन के इमूवेबल प्रॉपर्टी के बदले, और चाहे मुझे इन टोटल्स पैसा मिल रहा है इमूवेबल प्रॉपर्टी का, 1/6/2015 के बाद मैं उसको कैश में नहीं ले सकता। बट अगर मैं 269 SS को पढ़ता हूं तो सबसे लास्ट पैरा अगर आप देखेंगे, वहां पे लिखा हुआ है सेक्शन नॉट एप्लीकेबल। कहने का मतलब कि अगर मैं इस ट्रांजैक्शन को कैश में कर भी लेता हूं तो भी मेरे ऊपर 271D की पेनल्टी नहीं आएगी।
मैंने अपना घर बेचा और घर की सारी ट्रांजेक्शन कैश की थी, 50 लाख का घर बेचा, 50 लाख की रजिस्ट्री कराई और 50 लाख रुपए कैश मिल गया, 271D अट्रैक्ट हो जाएगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मेरे ऊपर 50 लाख की पेनल्टी लगा देगा। बट मेरा बचाव कहां पे है? अगर हम लास्ट पैरा पढ़ते हैं, वो कहता है कि अगर जिसने बेचा और जिसने खरीदा दोनों के पास ही एग्रीकल्चर इनकम थी और दोनों की कोई और इनकम चार्जेबल टू टैक्स नहीं थी। तो कहने का मतलब कि अगर मैं एक एग्रीकल्चरिस्ट हूं, जिसको मैंने जमीन बेची वो भी एग्रीकल्चरिस्ट है, और हम दोनों की कोई और आमदन नहीं थी जो चार्जेबल टू टैक्स थी, तो भले ही हमारी जो एग्रीकल्चर लैंड ट्रांसफर की डील हुई वो कैश में हुई, तो भी मेरे ऊपर 269 एसएस का कोई डिफॉल्ट नहीं है। और अगर 269 एसएस का मेरे ऊपर कोई डिफॉल्ट नहीं है तो 271D की पेनल्टी भी नहीं लगेगी। तो ये एक लूप होल है, या ये एक प्रोविजन है जो एक्ट में दी गई है कि भाई अगर आप इसमें फॉल कर गए तो आप 271D की पेनल्टी से बच जाएंगे। तो 271D को अगर हम कंक्लूड करते हैं तो हमारा कहने का मतलब ये क्या है कि भाई मैंने कोई भी लोन, कोई भी डिपॉजिट या कोई भी प्रॉपर्टी की एंट्री ट्रांजेक्शन कर रहा हूं, ट्रांसफर एंट्री कर रहा हूं, तो भाई मैं कैश में नहीं कर सकता अगर वो 20,000 से अधिक है। आगे चलते हैं, सेक्शन 271DA। ये 2 साल पहले ये सेक्शन आया जो बात करता है कि भी कोई भी पर्सन अब 2 लाख या 2 लाख से अधिक पैसा कैश में नहीं ले सकता। अगर वो लेगा तो 269ST में ये चीज लिखी गई थी, अगर 269ST के अगेंस्ट हो जाएगा तो भाई फिर उसको 271DA की पेनल्टी लग जाएगी। और 271DA की पेनल्टी कितनी है? ये भी 100% है। जैसे 271D था वैसे ही 271DA है, 100% पेनल्टी लगेगी। और क्यों लगेगी? क्योंकि सेक्शन 269ST कहता है कि 1/4/2017 के बाद कोई भी पर्सन 2 लाख या 2 लाख से अधिक कैश एक दिन में इन एग्रीगेट एक सिंगल ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट या किसी इवेंट के अगेंस्ट किसी बंदे से नहीं ले सकता। कहने का मतलब मेरे घर पे शादी थी और केटरर को मैंने 5 लाख रुपए कैश दे दिया, तो भाई दैट इज अगेंस्ट वन ओकेजन, अगेंस्ट वन इवेंट। तो वो 5 लाख रुपए जब केटरर ने लिया तो केटरर ने गलती कर दी क्योंकि उसने रिसीव कर लिया पैसा, और जिसने यहां पे रिसीव किया वो फंस रहा है। 271D जो पिछला सेक्शन पढ़ा वो भी जिसने पैसा लिया वो फंस रहा है, यहां पे भी जिसने पैसा लिया वो फंस रहा है, क्योंकि उस केटरर ने पैसे ले लिए, 2 लाख से अधिक ले लिए और वो भी कैश में ले लिए। तो सेक्शन 269ST की कॉन्ट्रवेशन हो गई है, डिफॉल्ट हो गया है, 271DA अट्रैक्ट हो गया है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस आएगा और 100% पेनल्टी की बात वहां पे की जाएगी। आगे बढ़ते हैं, सेक्शन 271DB पे आते हैं। ये एक बात कर रहा है, ये रिसेंटली अभी पीछे कैशलेस इकोनॉमी की तरफ जब हम जाने की बातें कर रहे थे तो वहां पर हमारे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने एक डिसीजन लिया कि जितने भी बिजनेस हाउसेज हैं जिनकी टर्नओवर पिछले साल 50 करोड़ से अधिक थी, तो अब उनको एक प्रोविजन रखनी होगी। कहने का मतलब कि उनको अपने क्रेडिटर को, डेटर को ये कहना पड़ेगा कि मेरे पास स्वाइप मशीन पड़ी है, मेरे पास यूपीआई लिंक्ड, जिसको हम यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस कहते हैं, वो मेरे पास यूपीआई लिंक पड़ा है। तो आप अगर चाहें तो मुझे स्वाइप मशीन के थ्रू, आप मुझे चाहें तो यूपीआई के थ्रू, आप मुझे चाहें जो भी इलेक्ट्रॉनिक मोड है आरटीजीएस एनईएफटी उसके थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। तो ये मुझे बताना पड़ेगा अपने डेटर्स को जिनसे मैंने पेमेंट लेनी है। अगर ये मैं फैसिलिटी अपने पास नहीं रखता हूं फॉर एक्सेप्टिंग दीज पेमेंट्स, तो मेरे ऊपर 5,000 रुपए प्रतिदिन की पेनल्टी लगनी शुरू हो जाएगी अंडर सेक्शन 271DB। बट याद रखिएगा ये सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को पेनल्टी लगेगी जिनकी टर्नओवर 50 करोड़ से अधिक थी पिछले साल में। आगे आते हैं 271E। 271E को हम बेसिकली 271D जो भी पीछे सबसे पहला सेक्शन पढ़ा उसके रेट्रोस्पेक्टिव इंटेंट से ही पढ़ते हैं, क्योंकि वो बात कर रहा था लोन, डिपॉजिट और स्पेसिफाइड सम को लेने की। 271E कह रहा है कि अगर आपने लोन, डिपॉजिट और स्पेसिफाइड एडवांस सम जो है वो रीपे कर दिया, वापस कर दिया, तो अब आपने डिफॉल्ट किया 269T का। पहले आपने 269SS के अकॉर्डिंग लोन लेना था, डिपॉजिट लेना था, अब आप 269T के अकॉर्डिंग आपने लोन, डिपॉजिट या स्पेसिफाइड सम को वापस देना है। अब वहां पे अगर आप कोई डिफॉल्ट करेंगे
तो 271E लग जाएगा और पेनल्टी लगेगी। पेनल्टी कितनी है? फिर से वही 100% ऑफ द अमाउंट जितनी मैंने रीपे की। सो अगर मैंने किसी से 20,000 से अधिक, यहां पे भी 20,000 की जो लिमिट है वो लागू होती है। सो मैंने अपने दोस्त से 50,000 रुपया लोन ले लिया और कि ये मैंने पक्के बैंक एंट्री से वो अमाउंट ली है। अब मैं उसको कैश में रीपे कर रहा हूं, तो भाई वो जो रीपे कर रहा है उसके ऊपर वो पेनल्टी लग जाएगी। वहां पे टेकन था, यहाँ पे जो बंदा रीपे कर रहा है उसके ऊपर वो पेनल्टी लग जाएगी। तो अगर मैंने उसको 30,000 रुपए कैश में पे कर दिया तो 30,000 रुपए की पेनल्टी लागू हो जाएगी। और यहाँ पे भी स्पेसिफाइड एडवांस जो है, वो जो हमने पीछे स्पेसिफाइड सम पढ़ा था कि मैंने किसी प्रॉपर्टी की डील की और मैंने वहां पे किसी से, जिसको हम बयाना कह देते हैं, एडवांस मनी कह देते हैं, वो उठा ली और वो मैं रीपे कर रहा हूं इन कैश मोड। तो अगर मैं रीपे कर रहा हूं तो भाई उस पे कैश अदर देन इन द मोड ऑफ कैश पे कर रहा हूं, दैट मींस अदर देन अकाउंट पे चेक या अदरवाइज देन अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट या इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम के अगेंस्ट जाके कर रहा हूं, कैश में कर रहा हूं, तो 269T की कॉन्ट्रवेशन होगी। 269T का डिफॉल्ट हो गया है और मेरे ऊपर 271E की पेनल्टी लागू हो जाएगी। 100% ऑफ दैट अमाउंट, 30,000 की पेनल्टी लाइबिलिटी हमारे ऊपर खड़ी हो जाएगी। चलिए, तो ये जो पहले 4 सेक्शन थे ये बात कर रहे थे पेनल्टीज के बारे में। अब हम बात करते हैं कुछ डिसअलाउंस के बारे में। कहने का मतलब इस पे आपको कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, बट जो आपने किया उसका अगर आप खर्चा बुक करना चाहते हो तो वो खर्चा नहीं मिलेगा। सबसे पहले है डिसअलाउंस अंडर सेक्शन 48(3) एंड 3A। ये क्या बात करता है? ये कहता है कि अगर किसी भी दिन किसी एक बंदे को किसी एक बिल के अगेंस्ट मैंने 10,000 से अधिक की पेमेंट अदर देन अकाउंट पे चेक, ड्राफ्ट या यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम किया है। कहने का मतलब कि अगर मैंने कैश में कर दिया, मेरे सैलरी एम्प्लॉइज हैं, उनकी तनख्वाह है 25,000 रुपए, एक्स बंदे की तनख्वाह है 25,000 रुपए, मैंने उसको 25,000 रुपए कैश पकड़ा दिया। अब मैं वो खर्चा डालना चाहता हूं अपनी किताबों में, क्या मैं वो 25,000 रुपए का खर्चा कैश का किताबों में डाल सकता हूं? 48(3) रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है, कहता नहीं, आपने क्योंकि 10,000 से अधिक की पेमेंट कैश में की है और आप उसका खर्चा क्लेम करना चाहते हो, सॉरी, हम आपको वो खर्चा नहीं देंगे। ये है 48(3). 48(3A क्या कह रहा है? वो सिंपली एनहांस कर रहा है 48(3) का एरिया टू अ सब्सिक्वेंट ईयर। कहने का मतलब मैंने अपने एक्स एम्प्लॉय को 25,000 रुपए तनख्वाह देनी थी, 31 मार्च को मैंने उसकी एक एक्रूअल बेसिस पे लाइबिलिटी अपनी किताबों में खड़ी कर ली, सैलरी टू सैलरी पेबल। मैंने पे तो की नहीं, जब मैंने पे नहीं की तो 48(3) लागू नहीं हुआ क्योंकि मैंने भी कैश में तो पे किया नहीं। हाँ, नेक्स्ट ईयर 1 अप्रैल 2020 को मैंने उसको कैश दे दिया 25,000 रुपए, तो 48(3A कहता है कि क्योंकि पिछले साल में तो कैश नहीं पे किया और पिछले साल की बुक्स क्लोज हो चुकी हैं, अब क्योंकि अगर आपने अगले साल उसको कैश में पे कर दिया तो हम अगले साल उस 25,000 को इनकम अंडर द पीजीबी हेड, दैट इज प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम मान लेंगे। तो वो 25,000 रुपए जो है वो इनकम बन जाएगी। अगर यही पेमेंट्स मैं गुड्स कैरेज की प्लाइंग, हायरिंग और लीजिंग के लिए कर रहा हूं तो वहां पे 35,000 रुपए की लिमिट है। तो क्या किसी भी केस में मैं 10,000 से अधिक कैश में खर्चा नहीं कर सकता? कर सकते हैं। रूल 6DD जो है वो कुछ एक्सेप्शंस के बारे में बता रहा है। आज हम उन एक्सेप्शंस को नहीं टच कर रहे हैं, हम बेसिकली सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि किसी भी प्रकार का कोई भी एक्सपेंस अगर है, आप अपनी किताबों में बुक करना चाहते हो और वो कैश में कर रहे हो और वो 10,000 से अधिक है तो आपको उस चीज का खर्चा नहीं मिलेगा। 48(3) में उसकी डिसअलाउंस हो जाएगी। जो कुछ एक्सेप्शंस हैं उसके लिए रूल 6DD को आप रेफर कर सकते हैं। अब इस 48(3) का कहीं ना कहीं कैपिटल एक्सपेंडिचर पे भी है। कई अकाउंटेंट्स या कई ऐसे सवाल खड़ा करते हैं, कुछ एसएससीज ऐसा हैं, वो सवाल खड़ा कर देते हैं कि भाई हमने तो जो खर्चा है वो P&L में डाला ही नहीं। मैंने लैपटॉप खरीदना था, 50,000 का लैपटॉप था, मैंने कौन सा उसको P&L में डाला, मैंने तो उसको कैपिटलाइज कर दिया और 50,000 रुपए मैंने वेंडर को कैश दिया हुआ है। तो भाई उस केस में आपकी जो डेप्रिसिएशन है वो अलाउ नहीं होगी, क्योंकि जो एक्चुअल कॉस्ट 43(1) है वो 50,000 उस एक्चुअल कॉस्ट का पार्ट बनेगा ही नहीं।
सेम वे 35AD भी जो कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करता है वो भी कहता है कि अगर आपने 10,000 से अधिक कोई भी ऐसा फिक्स एसेट परचेज कर रहे हैं तो वो कैश में अगर परचेज करते हैं तो हम आपको 35AD के अधीन उसमें कोई डिडक्शन नहीं देंगे। आगे चलते हैं, सेक्शन 80D। 80D बात करता है मेडिकल इंश्योरेंसेस की। जैसे आज की डेट में भी कोविड का इतना इम्पैक्ट चल रहा है तो एवरीबडी इज गोइंग आफ्टर मेडिकल इंश्योरेंसेस। तो क्या मैं मेडिकल इंश्योरेंस अगर अपने लिए खरीदता हूं तो क्या मैं कैश में पेमेंट कर सकता हूं? सेक्शन 80D कहता है नहीं, आप कैश में पेमेंट नहीं कर सकते। मेरे पास सेक्शन 80D में दो प्रकार के बेनिफिट अवेलेबल है। मैं अपना रेगुलर चेकअप कराता हूं हर साल फोर्टिस मैक्स पीजीआई से। मेरा सपोज कीजिए 10,000 रुपये खर्चा हो जाता है वहां पे फुल बॉडी चेकअप का, और वो मैं कैश दे देता हूं। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। तो क्या मैं वो 10,000 रुपये जो कैश दिया वहां पे फुल बॉडी चेकअप के लिए वो अलाउड है? बिल्कुल अलाउड है। वो कैश करूं या चेक से करूं या ऑनलाइन ट्रांसफर करूं, मुझे उसका 80D में डिडक्शन मिल जाएगी। बट मैं मैक्स लाइफ से, स्टार इंश्योरेंस से, एचडीएफसी लाइफ से हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहता हूं और वो हेल्थ इंश्योरेंस का खर्चा जो है मैं कैश में उनको देना चाहता हूं, तो भाई मुझे सेक्शन 80D में उसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी। पेनल्टी कोई नहीं है बट डिडक्शन नहीं मिलेगी। तो ग्रॉस टोटल इनकम से मुझे उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, ये सेक्शन 80D बोलता है। सेक्शन 80G एंड 80GGA। सेक्शन 80G क्या है? दीज आर द डोनेशंस जो हम, कोई गौशाला है, कोई एनजीओ हैं, कोई गवर्नमेंट रिलीफ फंड्स है, जैसे कोविड का कोविड रिलीफ फंड आया, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड आया, पीएम केयर्स फंड आया। ऐसे फंड्स में जब मैं पैसा देता हूं तो क्या मुझे 80G की डिडक्शन मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी, अगर वो उन 80G में डिफाइंड है। मैं कोई प्राइवेट एनजीओ हैं उनको देता हूं, जैसे ग्रीन पेस प्राइवेट एनजीओ थी, ठीक है जी कोई गौशाला है वो प्राइवेट एनजीओ है। अगर वो इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 12A में रजिस्टर्ड हैं तो मैं अगर उनको डोनेट कर रहा हूं और उन्होंने 80G की रजिस्ट्रेशन ले रखी है तो मुझे उसका डिडक्शन का बेनिफिट मिल जाएगा। यहाँ पे भी पहले बहुत कैश ट्रांजेक्शंस इन्वॉल्व होती थी। लोग गौशाला में गए कैश दे गए, मंदिर गुरुद्वारा में गए वहां पे कैश दे गए, कोई और एनजीओ है डिसेबल्ड चिल्ड्रन की कहीं पे भी, वहां पे उन्होंने कैश दे दिया। तो लॉ ने कहा, पहले ये 10,000 की लिमिट थी, आज की डेट में ये 2,000 लिमिट है। लॉ ने कह दिया कि अगर आपने 2,000 से अधिक कोई डोनेशन करनी है तो वो आप कैश में नहीं कर सकते, आप थ्रू अकाउंट पे चेक, ड्राफ्ट या इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम कीजिए। सेम वे मैंने किसी साइंटिफिक रिसर्च का कोई रूरल डेवलपमेंट है, जैसे कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक एजुकेशन एंड रिसर्च है आईसर, अगर मैंने उसको कोई पेमेंट करनी है तो भाई मुझे 2,000 से अधिक अगर मैं पेमेंट कर रहा हूं तो मुझे अकाउंट पे चेक, ड्राफ्ट या फिर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से ही करनी पड़ेगी, मैं कैश में नहीं कर सकता। अगर करूंगा कैश में तो मुझे 80G 80GGA की डायरेक्शंस नहीं मिलेंगी। सेम वे 80GGB और GGC जो बात करता है पॉलिटिकल पार्टीज और इलेक्टोरल ट्रस्ट की, मैंने किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, किसी भी इलेक्टोरल ट्रस्ट को 1 रुपया भी दान करना है तो मुझे अकाउंट पे चेक, ड्राफ्ट या इलेक्ट्रॉनिक क्लीनिंग सिस्टम से ही, आरटीजीएस, एनईएफटी उन्हीं से करना पड़ेगा, अदरवाइज मुझे इन डिडक्शंस का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब हम अपने आज की प्रेजेंटेशन के लास्ट सेक्शन, सेक्शन 44AD पे आते हैं जो एक बेनिफिट की बात करता है। हम सभी को पता होगा कि 44AD में हम प्रिजम्पटिव इनकम के बारे में डिक्लेयर बताते हैं। मैं पूरा डिटेल में नहीं बता रहा कि 44AD क्या बोलता है, सिर्फ क्रिस्प बताना चाहता हूं कि जितनी भी हमारी टर्नओवर थी, अगर उस टर्नओवर का को हम 44AD में लेके जाते हैं तो वो लॉ मेकर कहता है आपने कोई खर्चा, कोई डिडक्शन, कोई खर्चा नहीं लेना जो सेक्शन 30 से लेके 44 तक दिया हुआ है। सिंपल से स्ट्रेट वे उस टर्नओवर का 8% उठा लाना है। अगर मेरी टर्नओवर 1 करोड़ थी तो 1 करोड़ का 8% लेना है। पहले ये प्रोविजन 1 करोड़ से 2 करोड़ भी होगी। अगर मेरी टर्नओवर 1 करोड़ 50 लाख है, 8% क्लेम करूं और उतनी इनकम डिक्लेयर करूं और दैट्स इट। मुझे कोई बिल बनाने की लोड़ नहीं, मुझे कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की लोड़ नहीं। इंडिविजुअल एचयूएफ और पार्टनरशिप पे ये सेक्शन लागू था। अब इसमें क्या है, सपोज कीजिए मेरी 1 करोड़ की टर्नओवर थी और 1 करोड़ में 50 लाख रुपया मेरी कैश की पेमेंटें थी और 50 लाख रुपया मेरी बैंक से के थ्रू पेमेंट्स आई थी। तो लॉ ने 1/4/2017 के बाद एक अमेंडमेंट कर दी और एक बेनिफिट दे दिया
कि रेदर देन 1 करोड़ के ऊपर आप 8% इनकम डिक्लेयर कीजिए, दैट इज 8 लाख रुपए। आप जितनी आपकी कैश से पेमेंट है, रिसीट है, उस पे 8%, 50 लाख के ऊपर 8%, 4 लाख रुपया, और बाकी 50 लाख जो अकाउंट पे चेक या इलेक्ट्रॉनिक मोड से आपके पास पेमेंट आई है, रिसीट आई है, उस पे 6%। तो 50 लाख के ऊपर 6% मतलब कि 3 लाख रुपया। 4 प्लस 3 मतलब कि 7 लाख रुपया आपकी इनकम मानी जाएगी, जो कि पिछले केस में कितनी थी? 1 करोड़ के ऊपर 8%, 8 लाख रुपया। तो इस तरीके से आपको 1 लाख रुपए का एक प्रिजम्पटिव इनकम में बेनिफिट दे दिया गवर्नमेंट ने। और कैशलेस इकोनॉमी को प्रमोट करने के लिए कि आप कैशलेस इकोनॉमी में जाइए, जितने भी ये रिटेल ट्रेडर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, उनके लिए खासकर जो रिटेल ट्रेडर्स हैं जिनकी टर्नओवर 2 करोड़ से कम है, उनको ये बेनिफिट दिया गया कि भैया आप कैश से चेक और इलेक्ट्रॉनिक मोड की तरफ शिफ्ट कीजिए। हम आपकी जो प्रेजेंटिव इनकम है वो 8% से कम करके 6% में ले जाएंगे। इस साल एक अमेंडमेंट भी आई है जो कैश से रिलेटेड तो नहीं है, बट वो उसने टैक्स आउट की लिमिट बढ़ा दी, 1 करोड़ से 5 करोड़ कर दी। अगर आपकी जितनी भी रिसीट्स हैं और पेमेंट्स हैं, 95% ऑफ द टोटल रिसीट्स और पेमेंट्स वो इन मोड्स अदर देन कैश हैं, तो आपकी टैक्स आउट की लिमिट भी 1 करोड़ से 5 करोड़ उन्होंने कर दी है। इसके अलावा कुछ और अदर रिस्ट्रिक्शंस भी हैं जो सेक्शन 68, 69, 115 बीबीसी के अधीन भी दी हुई है। एनोनिमस डोनेशन जो आती हैं कई बारी कोई स्कूल कॉलेजेस के बाहर, या कईयों ने वो लगाए होते हैं बॉक्सेस कि आप इसमें पैसा डाल दीजिए, गुप्त दान जिसको हम बोलते हैं, उनसे रिलेटेड भी कुछ सेक्शंस हैं। और कुछ कैश ट्रांजैक्शंस की या हैवी अमाउंट ट्रांजैक्शंस की इंफॉर्मेशन एआईआर, एनुअल इंफॉर्मेशन रिपोर्ट सबमिट की जाती है कुछ ऑर्गेनाइजेशंस की, एंटिटीज की तरफ से डिपार्टमेंट को, वहां पे भी रिस्ट्रिक्शन है। जैसे मैं सिर्फ एक एग्जांपल लेता हूं, अगर आपने कोई भी गाड़ी ली है, 10 लाख से अधिक की अगर कोई गाड़ी है, तो उसकी इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट को चले जाती है। कैश के थ्रू आप वो पेमेंट भी नहीं कर सकते। तो ऐसी कुछ और सेक्शन हैं जो हम अपनी अगली वीडियो में लाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे।